नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, आज का महत्वपूर्ण मुझे बहुत चिंता करने वाला मुद्दा बना है। आज एक और देश में नेपाल जैसी घटना का पुनरावृत्ति हो गया। वहां के भी पार्लियामेंट को आग लगा दिया गया। लोकतंत्र में आंदोलन करना, अपने हकों की मांग करना, ये पुरानी बात है। आज नहीं, बहुत दिन से यह चलता आ रहा है। अगर आप किसी बात से नाराज हैं तो आपका अपना बात रखने के लिए, विरोध प्रदर्शन करने के लिए आपको एक निश्चित जगह असाइन की जाती है कि भाई आप फला जगह पर बैठ कर अपनी बात रख सकते हैं, और यह होता रहा है। हमने देश में जड़े जमा चुकी कांग्रेस पार्टी को इसी तरह का सहयोग आंदोलन चला करके खत्म किया। अंग्रेजों के विरुद्ध इसी तरह का सहयोग आंदोलन चला करके खत्म किया। हालांकि आज़ादी की लड़ाई में एक टीम सशस्त्र आंदोलन भी कर रही थी, हथियार का भी प्रयोग कर रही थी, और एक टीम राजनीतिक प्रयासों से अपनी बात की। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आंदोलन कोई आज नई चीज नहीं है। नई चीज है आंदोलन में हिंसा और लोकतांत्रिक स्थानों को जला देना, जैसे संसद हो, सुप्रीम कोर्ट हो, पार्लियामेंट हो, और कोई राष्ट्रपति भवन हो। इन सब चीजों पर हमला करके आग लगा देना, और यह एक खास वर्ग के युवाओं के द्वारा हो रहा है, खास वर्ग के उम्र के बच्चों के द्वारा हो रहा है। हालांकि आपको लग रहा है कि भारत में नहीं है, तो आप गलत हैं। भारत में ये कई बार हो चुका है, लेकिन चूंकि भारत का संविधान इतना मजबूत है, यहाँ की पुलिस इतना देश के प्रति वफादार है कि वो इस स्तर तक प्रदर्शन नहीं हो पाया, इस स्तर तक उत्पात नहीं मचा पाया। वरना आप याद करिए, मतलब आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, ये निर्भया कांड के समय में राष्ट्रपति भवन कितना दूर था प्रदर्शनकारियों से। पूरा इंडिया गेट में जाम था, हम वहीं पर थे। मैं आंखों देखा बता रहा हूँ। ये कोई टीवी में तो मान लो कोई कैमरा वाला अपने हिसाब से शूट करके अपने हिसाब से एंगल बनाएगा, ये इन नंगी आंखों ने देखा है। मैं उस वक्त पटियाला हाउस कोर्ट में था, पेशी हो रही थी मुजरिमों की। तो पटियाला हाउस से इंडिया गेट बहुत नजदीक है, और जब बवाल का पता चला तो हम लोग पैदल ही बढ़ गए, कोई गाड़ी से बढ़ने को कोई मतलब नहीं था। राष्ट्रपति भवन की गेट तक तो पहुंच ही गए थे हमारे लोग। संसद और राष्ट्रपति हमारे हर जगह बगल में ही है, लेकिन पुलिस ने ना तो बल प्रयोग किया, ना गोली चलाई, ना आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन डटी रही और भीड़ हट गई। तो एक तो हमारे भारत के युवा भी अपनी सीमा जानते हैं, वो राष्ट्रपति के गेट तक पहुंच गए, लेकिन राष्ट्रपति के गेट पर किसी तरह की आगजनी नहीं किया। संसद उसके बगल में ही था, वहां पर भी किसी तरह की कोई आगजनी नहीं हुई। मतलब हमारे युवा आंदोलन करते हैं, लोगों के बहकावे में क्षणिक आ जाते हैं, लेकिन हमारे संविधान को जलाने का प्रयास नहीं करता। मतलब संविधान से खिलवाड़ करने का प्रयास नहीं करते। वह इस भारत महान के जड़ों में लोकतंत्र का होने की वजह से है। कितना हो बिगड़ने का प्रयास हो रहा है, बट बिगड़ नहीं रहे। लेकिन मित्रों, दुनिया के और भाग में, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, उसके पहले श्रीलंका हो, और भी कई जगह आ रहा है, किस किस देश का नाम में वो सुनने में आ रहा है कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। अब जो मेन विषय है उस पर आते हैं कि आखिर यह हो क्यों रहा है। क्या कोई ऐसी शक्ति है जो दुनिया को अस्थिर करना चाहती है? मान लीजिए नेपाल में हुआ तो हमने कहा कि चीन अमेरिका की आपसी स्ट्रगल की वजह से, सत्ता संघर्ष की वजह से, तेरी सरकार की मेरी सरकार की वजह से हो गया, और ऐसा होता भी लग रहा है। श्रीलंका में आर्थिक सुधारों को बढ़िया से लागू न करना और लोक लुभावन नारों के तहत खजाने को लुटवा देने पर खाली खजाना का हो जाना कारण हो सकता है। पाकिस्तान में सत्ता का संघर्ष है, कभी कभी बीच में कही जाती है कि लोकतंत्र है, अमूमन वो सेना के बूट के नीचे ही दबी रहती है, तो वो है। लेकिन और जो भाग में हो रहा है, क्या वहां भी ऐसी कोई अमेरिका, चीन, जापान है, या कोई ऐसी संस्था है
जो लोकतंत्र को सिलसिलेवार तरीके से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। दिखावे का ही सही, नेपाल में लोकतंत्र था, बांग्लादेश में लोकतंत्र था, श्रीलंका में लोकतंत्र था, पाकिस्तान में एक एक्सेप्शन है, कहने को लोकतंत्र है नहीं, वहां मिलिट्री तंत्र है। लेकिन बाकी जगहों पर तो लोकतंत्र था और लोकतांत्रिक माध्यमों से ही बवाल कराया गया, उन्हीं लोगों से बवाल कराया गया। इस विषय पर विचार जरूर किया जाए कि यह होता क्यों है और इसको होने को दिया जा रहा है। और हर जगह एक ही मांग, वहां पर भी अब जैसे अभी एक देश में हुआ है, वहां निकाय चुनाव में भ्रष्टाचार के आरोप में इस तरह का दंगा हो गया। कहीं पर अर्थशास्त्र के आर्थिक आधार पर किसी तरह का दंगा हो जाता है, कहीं पर किसी प्रधानमंत्री की घोटाले पाया जाता है। नेपाल में तो एक असामान्य तरह की घटना हुई, मतलब नेपाल में जो युवाओं ने विद्रोह किया, आगजनी की, उसमें पार्टी निरपेक्ष आंदोलन था। मतलब उन्होंने कि फला पार्टी का हुआ और फला पार्टी का नहीं हुआ, नहीं, जो नेता भ्रष्टाचारी मिला उसी को फुटबॉल की तरह से उछाल दिया। मतलब उसमें नेपालियों ने पक्ष विपक्ष और निष्पक्ष तीनों लोगों को निपटाया, किसी को नहीं छोड़ा। मतलब उनके दिमाग में यह भरा गया था कि आपको इनके विरुद्ध लड़ना है, मतलब लोकतंत्र के विरुद्ध लड़ना है। नेपाल के नेता भ्रष्टाचारी थे, इसमें कहीं कोई दोहरा नहीं। जितना दिन का लोकतंत्र बना है नेपाल में, उससे ज्यादा प्रधानमंत्री बन गए। मतलब सरकार वहां टिक नहीं पा रही है, या तो नेपालियों के भावनाओं के ख्याल नहीं रख रही है, या वो जो नेपाल के नेता जा रहे हैं उनकी भावनाओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है, या जो प्रधानमंत्री कोई बन जाता है तो उसकी इतनी ज्यादा पूर्ति होने लगती है कि बाकी इंतजार करने वाला जलने लगता है, यार हमारा भी नंबर कब आएगा। मतलब कुछ तो गड़बड़ है, यह बात दिख रहा है। लेकिन श्रीलंका में क्या था, बांग्लादेश में क्या था? बांग्लादेश में एक छोटी सी आरक्षण की बात आई और स्थिति इतना जी कहा कि प्रधानमंत्री को भागना पड़ा। यह सब शुरुआत कहां से होती है, मैं वही बात करूंगा और बस आपको इशारा कर रहा हूं, आप समझ जाइए। आज हमारे भारत के कटक में मूर्ति विसर्जन के नाम पर बवाल हो गया, आगजनी हो गई। बरेली में नमाज के बाद एक छोटी सी बात पता न क्या है, वो अब तक पता नहीं चला, उस पर आगजनी हो गई। उसके पहले संभल में मस्जिद के सामने नमाज हुआ और पूरी आगजनी हो गई, पुलिस पर पथराव हो गया। मतलब धार्मिक एंगल पर कहीं जातीय एंगल लेकर उठाई जा रही है कि ये वो फलाना जात का है, वो फलाना जात का है, ये फलाना वाला, वो फलाना वाला। आप टीवी वीडियो फुटेज भी अगर देखते होंगे, ये जो 2-4 मिनट की वीडियो आती है जिसको लोग रील कहते हैं, इसमें ही कई बार जातीय नाम लेकर के गाली गलौज और बहुत बड़ी गंदी गंदी और वाहियात बातें कही जाती है। कहने वाला आदमी ही कहीं है। एक बार पुलिस ने पकड़ा तो एक आदमी था जो राम नाम से फेसबुक चलाता था और रहीम नाम से भी फेसबुक चलाता था, वो यादव नाम से भी चलाता था और दलित नाम से भी चलाता था, ब्राह्मण नाम से चलाता था और ठाकुर नाम से चलाता था। वो क्या करता था कि सवेरे उठ करके ठाकुर वाले आईडी से पंडित जी को गाली दे देता था, पंडित जी वाले आईडी से दलित को गाली दे देता, दलित वाले आईडी से यादव जी को गाली दे देता था, फिर यादव जी वाले से प्रतिक्रिया में उनको गाली दे देता था और आ जाता था कि देख लेंगे बहन बेटियों की इज्जत में अब कितना है। अब वो एक ही आदमी करता था और उससे कई लोग प्रभावित हो जाते थे, क्योंकि हमारे देश में फेसबुक पोस्ट पर आगजनी हुई है, तोड़फोड़ हुई है और बहुत बड़ा दंगा बवाल हुआ है। मतलब कोई आदमी है जो इसको बढ़ावा दे रहा है, वही धार्मिक एंगल बताता, राम रहीम को गाली दे, रहीम राम को गाली दे, करने वाले एक ही है। अब बाद में पकड़ा गया तो भारत का कानून इतना लचर है, उसको कुछ नहीं होगा, बाद में वापस आ जाएगा, नेता बन जाएगा। दिल्ली के छतरपुर में एक आदमी एक डेयरी, वो जो नर्सरी में फूल पत्तियों में पानी देने का काम करता था, मतलब सबसे निचला स्तर का काम है। मतलब ये 5-6 हजार रुपया मिलते हैं मुश्किल से और 2-1 टाइम का भोजन हो जाए तो भी खा लेना और इसी घास फूस के साथ सो रहना इन पेड़ों के नीचे। मतलब कोई नरक में भी उतनी उससे अच्छी जीवन है। ऐसी नारकी आदमी को जब लगा कि भाई ये सब चीजों से बन उबर आया तो फेसबुक पर देवी देवताओं को गाली दे दिया। अब गाली में क्या होगा कि लोग प्रदर्शन किए और पुलिस उसको पकड़ करके जेल में बंद कर दिया। अब जेल में सुकून से 2 रोटी आराम से पंखे के नीचे खा रहा होगा
और यहाँ पर धूल धूप पानी के चक्कर में रहता होगा, लेकिन वहां पर निश्चिंत है। और अभी थोड़े दिन में उसके पक्ष में कुछ लोग बोलेंगे, कुछ लोग विपक्ष में बोलेंगे, और मीडिया दोनों लोगों को दिखाएंगे। वो आदमी नेता हो जाएगा, विधायक बेशक ना हो, लेकिन टीवी चैनल पर डिबेट में आएगा। क्योंकि इसके पहले हमने जेएनयू वाला कन्हैया कुमार को एमपी का चुनाव लड़वा दिया। भारत की सबसे पुरानी पार्टी ने उसको अपने यहाँ स्वागत किया। आइए भाई साहब, आप बोले काम किए थे, जेएनयू में टुकड़े टुकड़े कर किए थे, फलाना तेरे कब्र जलेगा, यहीं पे वहीं पर नारा दिया था। और कई पढ़े लिखे लोग हैं, हम जैसे लोग ठीक ठाक टीवी पर बोल लेते हैं, हमको कोई नहीं पूछ रहा है। लेकिन कन्हैया कुमार ने एक बार देशद्रोह का नारा लिया, टीवी वाले सबसे पहले उसको बुलाया, वो अभी हमारे साथ, और अब वो चुनाव लड़ रहा है और इतना शानदार जीवन जी रहा है। जो आदमी का बाप मजदूरी करता था और उसकी फैक्ट्री बंद हो गई थी, खाने का लाले थे, वो आदमी जितना रुपया सोचा नहीं था कि उसके पिताजी का जो साल 2 साल 5 साल की कमाई थी, उससे ज्यादा महंगा का जूता पहन रहा है और महंगी गाड़ियों के काफिले में घूम रहा है। तो बताइए, इन सब चीज को प्रभावित होकर के क्यों ना कोई आदमी गाली गलौज शुरू करेगा? क्योंकि गाली गलौज शुरू करने से उसको एक चीज दिखेगा कि भाई साहब ये नारकी जीवन से शानदार जीवन हो रहा है, या तो एक चीज दिख रही है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक बात आपको बता रहा हूं कि इन सब चीजों को भी ये जेएनयू वाला ही मामला है। ये देश के साजिश करने वाले लोग ही इसको ऐसा करते हैं, और ये सब भी उसी उकसावे को कहा जाता है। हमें इन सब से होशियार रहना है और इन्हें चिन्हित करना है। इन्हें बहुत नेता बनने देने की जरूरत नहीं है। अगर आपका मन बहुत अशांत हो तो कुछ और काम कर दीजिए, लेकिन इनको नेता बनाने का प्रयास न करिए, क्योंकि मीडिया उनको नेता बनाने के लिए ललायित है। उसके बाद एक अंत में बात कहूंगा कि लगता है कि प्रकृति भी हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा है। अब की बार बादल फटने की जितनी घटनाएं आपने सुना होगा, देखा होगा, मैं अपने पूरी जीवन में इतना बादल फटने की बात नहीं सुना था। कभी बादल फट गया, कहीं फट गया था, यहाँ तो रोज ही बादल फट गया, ये बह गया, वो बह गया, इतनी भूख हलसन हो गई, इतनी ये हो गया। मतलब प्रकृति भी शायद नाराज चल रहा है। तो ये देशी विदेशी दोनों तरह की नाराजगी का कारण क्या है, इस लोग से लेकर के उस लोग तक में परेशानी क्या है, गंभीर विषय है, विचार जरूर करिएगा। और अगर आपको लगे कि आपके पास विचार का कोई समाधान आया है तो कृपया कमेंट बॉक्स में आकर के हमको जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके बताने से वीडियो की गुणवत्ता बनी रहेगी और उसकी सरसता बनाने में मुझे आसानी होगी। अपना अकल लगाए, किसी का बहका नहीं आए, इन्हीं निवेदन साथ मैं राकेश कुमार आप सबको सादर तौर करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।